बच्चे कैसे हो आप सब। आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक चैलेंज लेके आया हूँ मैं आपके सामने, अकाउंटेंसी 50 डेज चैलेंज। इसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि जैन 30 तक एक बार सारा सिलेबस हम दोबारा से रिवाइज कर ले, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर ले। ठीक है, इसके लिए जो पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाना है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो रिवीजन स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तो इसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, सबको पता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है 6 मार्क्स का और 2 MCQ आने। ठीक है, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 2 MCQ आएंगे। क्लियर है? चलो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? सिंपल सा इसका मीनिंग है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। जनरल लैंग्वेज में तो हम यही बोलते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है? इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि बेटा इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे। अगर देखा जाए इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ये चीज़ तो हम कैश बुक में भी रिकॉर्ड करते थे, लेकिन फिर कैश बुक और इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है? क्लियर है? तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के पीछे? एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इसमें जो हमें प्रॉफिट वगैरह पता लगते हैं, जो कैश का इनफ्लो पता लगता है या आउटफ्लो पता लगता है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू पता लगता है। क्योंकि आपको पता है हम 3 एक्टिविटीज़ इसमें प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन सी? एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। जो कैश बुक में नहीं होता था। कैश बुक में हम कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं प्रिपेयर करते थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्रिपेयर नहीं करते थे। क्लियर है? बट इसमें क्या होता है, हमें ये पता लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ। ये हमें कहाँ से पता लगता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ से पता चलता है कि कितना कैश फ्लो हो रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? सेकंड ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका है, टू चेक मैनेजमेंट डिसीजन। अगर आपको मैनेजमेंट के डिसीजंस को चेक करना है ना, मैनेजमेंट के डिसीजंस को चेक करना है, तो भी आप कैश फ्लो का यूज़ करते हो, टू चेक मैनेजमेंट डिसीजन। अगर मैनेजमेंट के डिसीजंस को हमें चेक करना है तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही सहारा लेते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट के डिसीजंस कैसे? फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया? मैनेजमेंट ने रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज किया। और रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए जो अमाउंट थी, जो पैसे थे, वो पता है कहाँ से लेके आए? लैंड सेल कर दी उन्होंने, सेल ऑफ लैंड। क्लियर है? एक लैंड थी उनके पास, एक फिक्स एसेट था, वो सोल्ड करके रॉ मटेरियल वो परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा डिसीजन है? ये कैसा डिसीजन है? ये एक बहुत ही बेकार डिसीजन है। क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए अपने फिक्स एसेट को सोल्ड करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास फिक्स एसेट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे डिसीजंस जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है, वो ठीक डिसीजन ले रही है कि नहीं ले रही है, वो हमें कहाँ से पता लगेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगेगा। तो अगर वाइवा में तुमसे पूछ लें एग्जामिनर कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हो, तो आपने ये आंसर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, टू चेक मैनेजमेंट डिसीजन। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो कितना होता है, ये तो सबको पता ही है कि एक ये ऑब्जेक्टिव तो होता ही है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव हम कह देंगे कि मैनेजमेंट के डिसीजंस को चेक करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने पहले ही बता दिया कि 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, एक मैं छोटा सा ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना लेता हूँ ज़रा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट।
अगर याद हो सबको, प्लस वन में हम बनाते थे ट्रेडिंग P&L अकाउंट। ये बन गया आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। यहाँ पे मान लो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ लिख देते थे। फिर कुछ हम यहाँ पे इनकम्स लिख देते थे और यहाँ कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते थे और हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता था। ठीक है। फिर इसके बाद एक हम बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है, एक बैलेंस शीट बनाते थे। वैसे तो कंपनी की बैलेंस शीट आपको पता है कैसी होती है, वर्टिकल होती है। ठीक है, वैसे तो बैलेंस शीट कैसी होती है कंपनी की, वर्टिकल होती है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए ज़रा बस हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ठीक है, बस जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि आपको प्लस वन की बैलेंस शीट याद होगी, तो मैं जस्ट समझाने के लिए आपको एसेट्स अमाउंट। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ऐसे ही आता है। फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये ABC में नेम दे देता हूँ इनको। और इस साइड नॉन करंट एसेट और फिर करंट एसेट। ठीक है, कुछ ऐसे ही हमें आइटम गिवन होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा पार्ट आता है, सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी की मैं बात करूं तो बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में याद रखना, जो भी ये एक्टिविटीज़ होती है नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड, और शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, ये शेडिंग पोर्शन, जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ से रिलेटेड रहेंगी नॉन करंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड, ये सारी की सारी कहाँ जाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मैंने F लिख दिया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्लियर है, ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ जाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसका मतलब क्या सर कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड डिविडेंड, अगर कोई अमाउंट है डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड जो है वो भी शेयर पे जाता है, तो डिविडेंड अगर है तो वो भी क्या फाइनेंसिंग में जाएगा। हाँ, मैंने क्या कहा, शेयर होल्डर फंड से और नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, इसके बाद नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगी, नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं भाई, फिक्स एसेट, याद हो अगर, फिक्स एसेट, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट है ना, इंटेंजिबल एसेट भी आ गया इसके अंदर। अभी मैं रफ बैलेंस शीट बता रहा हूँ बस, ये फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, और कौन से आ गए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, तो वो कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। याद कर लेना, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो कहाँ जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और नॉन करंट एसेट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है जी, इसका मतलब सर क्या ट्रेडिंग P&L की ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी, ये सारी ट्रांजैक्शन बेटा जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो ट्रेडिंग P&L में होती हैं। ये ट्रेडिंग P&L की सारी ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और ये वाली ट्रांजैक्शन, ये करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स, ये भी ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स की वाली ट्रांजैक्शन ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाएगी।
इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है यहाँ तक? चलो जी, तो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया कि भाई कौन कौन सी चीज़ें कहाँ जाएंगी। अब मैं एक बार रिवाइज करा दूँ अगर, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई फाइनेंसिंग में मैंने कहा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो कहाँ जाती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहाँ कहाँ जाएंगी? इन्वेस्ट जो भी ट्रांजैक्शन नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होगी वो कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में कौन सी ट्रांजैक्शन जाएगी? जो भी ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग पीएनएल में होती है और करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन रहती है ट्रेडिंग पीएनएल वाली, वो सारी जाएंगी किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, वो सारी ट्रांजैक्शन किसमें जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब एक चीज़ याद रखना इसमें कि आप ये सोचो कि बैलेंस शीट की सारी आइटमें तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में जा रही है, तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग में क्यों जा रहे हैं? अगर बेटा ध्यान से देखो आप, तो करंट एसेट्स की जो ट्रांजैक्शन है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड ही होती हैं, वहीं ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड ही होती हैं करंट एसेट्स की ट्रांजैक्शन। क्योंकि याद है आपको, यहाँ हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इन्वेंट्री तो है, और इन्वेंट्री क्या होती है? करंट एसेट। ठीक है, अगर क्रेडिट सेल हो रही है मान लो, तो वो क्या होते हैं? डेटर, और डेटर क्या होते हैं? करंट एसेट। बात में आ रही है? तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी जो दोनों जो हैं वो ट्रेडिंग पीएनएल से ही निकल के आते हैं, इसलिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की ट्रांजैक्शन भी किस में जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाएगी। ठीक है जी, तो हमें थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया कि भाई कौन सी एक्टिविटी में कौन सी ट्रांजैक्शन जाएगी। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा इसका फॉर्मेट बता दूं। अब देखो मैं इसका फॉर्मेट बता रहा हूँ थोड़ा सा। फॉर्मेट, वेट अ सेक, फॉर्मेट देखते हैं हम, ये रहा फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब मैं इसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का। क्लियर है? कौन कौन सी आइटम कहाँ पे आएगी? सबसे पहले मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करने जा रहा हूँ। बताओ मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन डालने को कहा था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर याद हो तो मैंने कहा था कि भाई एक तो शेयर होल्डर फंड की ट्रांजैक्शंस आएंगी, है ना, शेयर होल्डर फंड की ट्रांजैक्शंस आएंगी। शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इसमें आएंगी। ठीक है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इसमें आएंगी। तो देखो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी। अगर हम शेयर इशू करेंगे, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, ठीक है ना, या डिबेंचर, कुछ भी अगर हम इशू करेंगे तो पैसे आएंगे, तो हम प्लस कर देंगे यहाँ पे। इशू का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल 2020 और 2021 दे रखा है। 2020 में शेयर से 5 लाख और 2021 में कितने हो गए? 6 लाख। जब ये इंक्रीज होते हैं ना बेटा, जब ये इंक्रीज होंगे 5 से 6 लाख, क्लियर है, तब हम इसे क्या कह देंगे? इशू। याद रखना, जब इंक्रीज होंगे तो इशू। बुक में देखना, बुक में ज़्यादातर ईयर 2023 यहाँ पे दिया है और 2022 यहाँ दिया है, तो उसमें अमाउंट बेटा ऐसे दी होगी 6 लाख और 5 लाख। तो 2022 से 23 इंक्रीज हो रहा है ना, 5 से 6 लाख हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी अमाउंट इंक्रीज होगी 5 से 6 लाख ईयर, क्योंकि अब क्या 2022 प्रीवियस ईयर इधर दे रखा है और 2023 करंट ईयर इधर दे रखा है, तो जब भी ईयर से इंक्रीज हो रहा है 5 से 6 लाख तो उसे क्या कहेंगे? इश्यू ऑफ शेयर। सिमिलरली अगर डिबेंचर भी इंक्रीज हो रहे होते तो बेटा उसे क्या कहते हैं? इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो इश्यू जब भी होंगे तो पैसे आएंगे हमारे पास, इसलिए हम प्लस करेंगे उसे। ठीक है, आगे। तो इसका मतलब जब डिबेंचर कम होंगे
मैंने कहा 2023 इधर है और 2022 इधर है 10 लाख और इधर है बेटा 8 लाख। अब 10 से 8 लाख डिक्रीज हो रहा है ना, तो रिडम्पशन आई से इशू आई से इंक्रीज, ये याद कर लेना। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डिक्रीज होंगे। रिडम्पशन हम कब कहेंगे, जब डिबेंचर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी जब डिक्रीज होंगे ना, तो उसे हम क्या कह देंगे, रिडम्पशन। जब क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर को इंक्रीज कह देंगे और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर को हम डिक्रीज कह देंगे। फिर इसके बाद जब भी हम डिविडेंड पेड करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे, डिविडेंड पता ही है तुम्हें किस पे होता है, शेयर पे होता है। तो डिविडेंड पेड करेंगे वो किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मैंने क्या कहा, शेयर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो इसमें ही आएगी। और डिविडेंड जो पेड होता है वो किस पे होता है, शेयर पे होता है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अच्छा जी, इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट किस पे पेड होता है भाई, लोन पे होता है। लोन क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन। उस पर जो इंटरेस्ट पेड होगा वो भी फिर क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्योंकि मैंने कहा था नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है जी। इसके बाद अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग इंक्रीज होती है बेटा, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो इसका मतलब क्या है, अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हम और लोन ले रहे हैं। अगर इस साल, पिछले साल 5 लाख लोन था, इस साल 6 लाख हो गया, तो इसका मतलब 1 लाख लोन और लिया है। तो जब लोन लेंगे तो बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब पैसे आ रहे हैं। और जब लॉन्ग टर्म बोरिंग डिक्रीज होगी तो इसका मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं। डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है यहाँ तक? इसके बाद कई बार आ जाता है बेटा ये, अगर जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है हमारा वो इंक्रीज हो रहा होगा तो हम प्लस कर देंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे, डिक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम। सिमिलरली प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी क्या होगा बेटा, माइनस होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब यहाँ देख रहे हो जो भी एक्सपेंसेस थे वो सारे क्या हुए हैं, माइनस ही हुए हैं। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस थे हमारे वो माइनस ही हुए हैं। और जो जिन भी ट्रांजेक्शन से पैसे आने थे वो प्लस हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स अगर हम कर देंगे, तो ये सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद अगर आंसर आपका प्लस में आता है तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आंसर प्लस का आ रहा है, अगर माइनस का आ रहा होगा तो लिखेंगे हम कैश यूज्ड इन, फ्लो फ्रॉम की जगह क्या लिखेंगे, अगर माइनस का आ रहा है यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर आंसर माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था कि कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी, ये वाली नॉन करंट एसेट से रिलेटेड। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से एसेट है, फिक्स एसेट, इनटेंजिबल एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो किस में आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो भाई
नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट्स की सेल होगी, फिक्स एसेट्स मतलब कोई भी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कोई भी फिक्स एसेट अगर सेल होगा तो पैसे आएंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी सेल हो रही है तो पैसे आएंगे। एक चीज़ याद रखना, सेल का हमें पता कैसे लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 5 लाख और 2022 में उसकी वैल्यू दे रखी है 4 लाख। 2022 में कितने की थी, 4 लाख, और 2023 में कितनी होगी, 5 लाख। तो 4 लाख से 5 लाख हो गई। पहले मशीन हमारे पास 4 लाख की थी, अब मशीन होगी 5 लाख की। इसका मतलब 1 लाख की हमने परचेज की है। क्लियर है। लेकिन अगर मशीनरी हमें हमारे पास इस साल कितनी होती, 3 लाख की होती, 3 लाख की होती। पिछले साल 4 लाख की मशीन थी हमारे पास, आज अब क्या 3 लाख की मशीन है। तो इसका मतलब क्या है कि इस साल हमने एक मशीन, 1 लाख की मशीन क्या कर दी है, सोल्ड कर दी है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी वैल्यू डिक्रीज होगी एसेट्स की तो इसका मतलब सेल, मैं लिख देता हूँ डिक्रीज का मतलब सेल। लेकिन अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, याद रख लेना, अगर इंक्रीज हो रही होगी तो इसका मतलब परचेज होता है। एक गुडविल के केस में भी याद रखना, जैसे गुडविल मान लो 2023 और 2022 है और गुडविल दी हुई है तुम्हें क्वेश्चन में, गुडविल की वैल्यू दी है बेटा 5 लाख और 2023 में 6 लाख। अब देखो 5 लाख से 6 लाख हो रही है ना गुडविल, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गुडविल हमने परचेज किया और 5 लाख से कितनी हो रही है, 6 लाख। तो भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट। मैं गुडविल नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनटेंजिबल एसेट लिख रहा हूँ कि कोई भी इनटेंजिबल एसेट अगर इंक्रीज हो रहा होगा ना बेटा तो ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। याद रखना, इंटेंजिबल एसेट अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। मीन्स क्या सर आप ये कहना चाहते हो, अगर गुडविल की वैल्यू यहाँ पे 4 लाख होती तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता। हाँ, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता। अगर किसी भी इंटेंजिबल एसेट की, चाहे वो गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। इंटेंजिबल एसेट ओनली कम व्हेन इट्स वैल्यू इंक्रीजेस, जब उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तभी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, चलो जी। इसके बाद बेटा, अगर इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड दे रखा है तुम्हें, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड दे रखा है तो वो भी बेटा यहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड भी अगर दे रखा है तो वो भी यहाँ पे आएगा। क्योंकि तुम देखो ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड किस पे होगा भाई, कहीं मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे होंगे और किसी और कंपनी के मैंने शेयर खरीद रखे, तो दैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट है बेटा। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं ना तो मैं बैलेंस शीट में उसको यहाँ नहीं दिखाऊंगा। याद रखना, मैं बैलेंस शीट को उसको शेयर होल्डर फंड के अंदर थोड़ी दिखाऊंगा। अगर मैंने किसी और कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो मैं उसको पता है कहाँ दिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट में दिखाऊंगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा उसे मैं। मीन्स कि वो इन्वेस्टमेंट है मेरी। बात में आ रही है। अगर आपने किसी और कंपनी को, मान लो किसी फ्रेंड को लोन दे रखा है या किसी को भी पैसे दे रखे हैं, आपने लोन दे रखा है किसी को, तो वो आपकी बेटा इन्वेस्टमेंट है, वो लाइबिलिटी थोड़ी है आपकी। ठीक है ना। तो इस पे जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो हम कहेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो वो कौन सी किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ये चीज़ याद रखना। ठीक है। तो इंटरेस्ट जब भी रिसीव्ड होगा या डिविडेंड रिसीव्ड होगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पे रिसीव्ड हो रहा है, हमने किसी कंपनी में पैसे लगाए तब डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, हमने किसी कंपनी को लोन दिया है तब हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। चलो जी नेक्स्ट चलें। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें
तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये लिख लेना बेटा ढंग से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और इसको हम कहाँ से निकालेंगे, याद रखना, इसको हम वर्किंग नोट से निकालेंगे। एक हम इसको निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। तो मैं ऊपर वर्किंग नोट बना रहा हूँ एक, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें क्वेश्चन में गिवन होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हमें ये गिवन होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और बेटा ये कौन सा नेट प्रॉफिट है, ये वाला जो पीएनएल में नेट प्रॉफिट गिवन होता है ना, वो यही वाला नेट प्रॉफिट है। मैंने कहा था पीएनएल अकाउंट में इधर ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, फिर कुछ इनकम लिखेंगे और कुछ इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे, उसको माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जो पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है ना बेटा, वही नेट प्रॉफिट हम यहाँ लिखते हैं। क्लियर है, ये नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद निकला है जो मान लो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट था। मान लो क्या है ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं कहूँ कि इस साइड एक एक्सपेंस लिखा होगा डिविडेंड पेड। अब मुझे बताओ ये जो नेट प्रॉफिट आया होगा ये कैसे आया होगा भाई, इधर की सारी इनकम प्लस करने के बाद और इधर के सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ये नेट प्रॉफिट आया होगा। इधर की सारी इनकम प्लस करने के बाद, इधर के सारे इनकम एक्सपेंस माइनस करने के बाद ये नेट प्रॉफिट आया होगा। अब उस एक्सपेंस में डिविडेंड पेड भी माइनस हुआ होगा भाई, उस एक्सपेंस में डिविडेंड पेड भी माइनस हुआ होगा, जो माइनस नहीं होना चाहिए था, है ना। डिविडेंड पेड भी माइनस हुआ होगा। अब बताओ जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहा हूँ तो अगर मैं पीएनएल वाला ये वाला नेट प्रॉफिट ले लेता हूँ तो इस नेट प्रॉफिट में तो भाई वो वाली एक्टिविटी भी माइनस है जो फाइनेंसिंग की थी। डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग में माइनस होना चाहिए था ना। देखो डिविडेंड पेड मैंने कहाँ माइनस किया है, ये माइनस किया फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड। ये देखो डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग का पार्ट था, लेकिन वो कहाँ पे माइनस हुआ पड़ा है। देखो मैंने जब ये वाला नेट प्रॉफिट उतारा तो इसका मतलब इस नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी डिविडेंड पेड माइनस है, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो अगर माइनस है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे डिविडेंड पेड। ठीक है बेटा, डिविडेंड पेड हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है यहाँ तक। डिविडेंड पेड के बाद बात करूँ अगर मैं, वेट अ सेकेंड, हाँ जी डिविडेंड पेड और भी एक्सपेंसेस ऐसे। अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, अब बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स भी माइनस हो गया होगा। मैंने यहाँ पे इनकम सारी लिख के सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद ये नेट प्रॉफिट निकला होगा, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स भी माइनस हो गया होगा। प्रोविजन का मतलब क्या है कि एक तरीके से हमने पैसे बचा के रखे हुए रिजर्व के लिए, फ्यूचर एक्सपेंस के लिए, टैक्स के लिए हमने रिजर्व बचा के रखा हुआ है ना, पैसे बचा के रखे हुए हैं फ्यूचर एक्सपेंस के लिए। तो भाई पैसे हमने अभी पे तो नहीं किए किसी को, तो पैसे तो हमारे पास ही हैं, ठीक है ना। वही है, एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में रख लिए, तो पैसे तो हमारे पास ही हैं। लेकिन ये अब देखो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम ऐसी स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिनसे इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा कैश। तो मुझे बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स से क्या इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ कैश का, नहीं हुआ, क्योंकि प्रोविजन का मतलब क्या होता है, रिजर्व। भाई एक तरीके का रिजर्व जो मैंने पैसे बचा के रखे हुए हैं अपने पास में, ठीक है ना। वही बात होगी, मैंने एक जेब से पैसे निकाले और दूसरी जेब में रख लिए, पैसे तो मेरे पास ही हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करने के बाद ये नेट प्रॉफिट आया होगा, जो कि गलत है। क्लियर है, क्योंकि हमने ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती जो इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ हो कैश का, इनफ्लो हुआ हो या फिर आउटफ्लो हुआ हो कैश का, वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। बट प्रोविजन फॉर टैक्स से तो कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ, तो हम क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स
प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्लस कर देंगे हम। ठीक है, इसके बाद अच्छा याद रखना प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से ईयर का, करंट ईयर का, CYR लिख रहा हूँ मैं, करंट ईयर का हम लिखेंगे यहाँ पे। तुम्हें 2 ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स दिए होंगे जैसे 2023 और 22 का, तो हमने 23 वाला लिखना है यहाँ पे, करंट ईयर का। ठीक है, सिमिलरली बेटा प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, अगर क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दिया है तो वो भी हमने लिख लेना है प्रीवियस ईयर का। अब प्रपोज डिविडेंड की कहानी वही है, डिविडेंड पेड है, मीन्स हमने पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे किया होगा, तो बेटा डिविडेंड पे किया है, वो डिविडेंड पे फाइनेंसिंग का पार्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग में भी माइनस हो गया क्योंकि हमने ये वाला नेट प्रॉफिट उतारा है, तो ऑपरेटिंग में भी माइनस हो गया, इसलिए हम प्लस कर देंगे। इसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कुछ पैसे अगर हमने ट्रांसफर कर दिए जनरल रिजर्व में, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो बेटा पैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए, वही बात होगी फिर से कि एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में रख लिए, तो पैसे तो हमारे पास ही हैं, ना इनफ्लो हुआ कैश का ना आउटफ्लो हुआ कैश का। लेकिन जब मैंने यहाँ लिखा होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो ये नेट प्रॉफिट कैसे आया होगा, ये नेट प्रॉफिट आया होगा इस खर्चे को माइनस करने के बाद, जनरल रिजर्व में जो पैसे ट्रांसफ़र किए उसको माइनस करने के बाद, जो कि गलत है हमारे लिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि ना कैश फ्लो हुआ, ना इनफ्लो हुआ, ना आउटफ्लो हुआ कैश का, और ये माइनस हुई पड़ी है, तो हम क्या कर देंगे बेटा प्लस, क्योंकि हम तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिनसे इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ हो कैश का, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं हम। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ठीक है जी। सिमिलरली बेटा रिफंड ऑफ टैक्स अगर क्वेश्चन में है, रिफंड ऑफ टैक्स, ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर कोई लॉस हुआ है ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक हुआ है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहते हैं, इन्हीं को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहते हैं जो कभी कभी होती है। तो अर्थक्वेक से डेली तो लॉस नहीं हो रहा, तो ऐसा कोई लॉस है जो अर्थक्वेक वगैरह, फ्लड वगैरह या किसी भी, है ना, एबनॉर्मल लॉस कह लो कि कभी थेफ्ट वगैरह, फायर वगैरह से हो गया, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर इंश्योरेंस वगैरह मिली है बेटा तो उसको माइनस कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम अगर मिला है तो उसको माइनस कर देंगे। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा बेटा निकल के, लास्ट में हमारा आ जाएगा, हमारा लास्ट में निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आइटम लिख लेना बेटा यहाँ पे। ठीक है, और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे इसमें, यहाँ लिखने के बाद कुछ एडजस्टमेंट करेंगे अपने फॉर्मेट में लिखने के बाद। एडजस्टमेंट किसकी, ऑफ नॉन कैश, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ठीक है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे उसमें, सबसे पहले बेटा ऐड कर देंगे डेप्रीशिएशन। अब मुझे बताओ डेप्रीशिएशन जो है ना वो भी नॉन कैश आइटम है, तुम्हें पता है कि भाई खर्चा हो गया, पता है किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई, तुम्हारे माइंड में आ गया कि उस एसेट की वैल्यू कम होगी, बट एक्चुअल में ना पैसे तुमने दिए ना आए, है ना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे जब नेट प्रॉफिट हमने निकाला होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया होगा, तभी ये नेट प्रॉफिट आया होगा, और ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, हमें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो आइटमें रिकॉर्ड करनी होती है जो जिनसे कैश इनफ्लो हुआ हो या आउटफ्लो हुआ हो, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये नेट प्रॉफिट आया, तो जो कि गलत है, नहीं आना चाहिए था, ये डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं माइनस होना चाहिए था, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, तो इसको प्लस कर देंगे बेटा।
अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बस आइटमें लिखने स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया, इसके बाद इंटरेस्ट पेड हो गया, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया, ये भी कई बार गिवन होती है क्वेश्चन में, फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। इसके बाद माइनस वाली आइटम में अगर देखें, माइनस वाली आइटम में कौन कौन सी होंगी, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। और हो जाएगी बेटा आपकी इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट या डिविडेंड कुछ भी रिसीव्ड हुआ हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसके बाद बेटा डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, एक चीज जो याद रखना है इसमें कि गुडविल या पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब बेटा खत्म हो रहे हैं वो, और ख़त्म कब होंगे, जैसे 2023 में दे रखा है 4 लाख और 2022 में दे रखा था 5 लाख, तो ये डिक्रीज, जब डिक्रीज होंगे ना तो इसका मतलब होता है रिटर्न ऑफ, तभी ये इसमें आएंगे। अगर इंक्रीज हो रहे होंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे, मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, ये सारी चीज़ें ऐड वैड करने के बाद आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख लेना बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड कर देंगे, और माइनस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा लास्ट में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बेटा लास्ट में हम माइनस क्या क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे टैक्स पेड। अगर टैक्स पेड नहीं गिवन तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके प्रीवियस ईयर वाला यहाँ लिख देंगे, प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है। और याद रखना जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया प्रीवियस ईयर का 15,000 और हमें कुछ रिफंड ऑफ टैक्स भी दिया है, तो बेटा रिफंड टैक्स माइनस करने के बाद यहाँ लिखना, रिफंड टैक्स दिया मान लो 5,000, तो 15,000 में से 5,000 माइनस करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आपने शो करनी है, ठीक है। और ये जो बेटा आपने ऊपर ना ये लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक जो आपने यहाँ पे प्लस किया था ना, ये नीचे अब माइनस कर देंगे, यही चीज़ अब हम यहाँ क्या कर देंगे लास्ट में, यही चीज़ हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, मैं रेड से लिख रहा हूँ, यही चीज़ हम माइनस कर देंगे, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। और बेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो हमने ये वाली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो हमने माइनस की थी, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम वाली माइनस की थी, यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हम वहाँ पे क्या कर देंगे, वहाँ पे हम ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऊपर माइनस की थी और नीचे प्लस कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम,
ठीक है, ये सब चीज़ें करने के बाद लास्ट में हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा, वो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, उस फाइनल आंसर को हम कह देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या फिर अगर माइनस का आएगा तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बेटा आपका ये फॉर्मेट कंप्लीट है। आपको बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। हमने क्या करना है, ऐड कर देना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड कर देना है, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक प्लस, इंश्योरेंस क्लेम माइनस। ये करने के बाद हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और इसको हम यहाँ शो कर देंगे। और यहाँ शो करने के बाद ये सारी आइटमें डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, गुडविल, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, कुछ चीज़ें माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा हमारा। और फिर इसके बाद ऐड कर देंगे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और माइनस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, और ये जो चीज़ है, ये चीज़ इसका ध्यान रखना है आपने कि टैक्स पेड अमाउंट कैसे लिखनी है। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स जो होगा उसके प्रीवियस ईयर वाली अमाउंट लिख देनी है। ठीक है, अगर रिफंड ऑफ टैक्स भी गिवन है तो प्रीवियस ईयर की जो 15,000 अमाउंट होगी, मान लो कुछ भी अमाउंट है, उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करने के बाद आपने ये अमाउंट शो कर देनी है वहाँ पे बाहर। माइनस कर देना लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, अगर ऊपर प्लस किया था तो नीचे माइनस कर देंगे, ऊपर इंश्योरेंस क्लेम माइनस किया था तो नीचे प्लस कर देंगे, और ये आ जाएगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दी है, फाइनेंसिंग भी कर दी है। तो ये बेटा हमारा फॉर्मेट था जो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और ज़्यादा जो चांसेस है इस बार वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आने के ही चांसेस हैं।